अगर आपका चैलेंज है कि आपके पास में समय नहीं बचता, बहुत सारे काम करने थे लेकिन वो चूक जाते हैं और हर रात आप थोड़ा कुछ ना कुछ निराश रहते हैं अपने आप से, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। लास्ट तक बने रहिए। साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग राकेश आर्या हमारे मेहमान हैं। बाहर जाके डेस्टिनेशन पे जाके हम लोग वर्क फ्रॉम होम वाला आनंद लें। हाउ इट इज़ पॉसिबल। लोगों से पूछो कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, सर हेल्थ। लेकिन काम वो एक भी नहीं कर रहा हेल्थ के। ऐसा आपने भी देखा होगा कि आपके पास में कोई प्रोजेक्ट है, 7 दिन का टाइम है, तो हम लास्ट मोमेंट पे करते हैं। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया क्या नहीं करना है, तो आपको बहुत सारा एनर्जी, टाइम, पैसा बचेगा। जोश जोश में शेड्यूल बनाते भी हैं जी। 1-2 दिन फॉलो भी करते हैं, जी। तीसरे चौथे दिन सब ठंडा हो जाता है और फिर बैक टू पे बिलिंग। काम करने का जो चुनाव है, जो प्रायोरिटाइजेशन है, उसमें दो चीज़ें बहुत बड़े घटक हैं, फैक्टर्स हैं। एक आपकी लाइकिंग और एक आपकी नीड। अक्सर लोग प्लानिंग दिमाग में करते हैं वत्स साहब। मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई दिमाग को फ्री रखो क्रिएटिविटी के लिए, डिसीजन लेने के लिए। आप ना कागज पे लिख के काम करो। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हर किसी के पास परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं। कोई इन 24 घंटों में बहुत सारा काम कर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं उनको 24 घंटे हमेशा कम पड़ते हैं। वजह है टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, इन 24 घंटों में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जाए। आज हमारे मेहमान इस विषय के एक्सपर्ट हैं। वैसे तो वो मल्टी टैलेंटेड हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस और लाइफ कोच हैं और देश में उनको जाना जाता है साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग के नाम से। तो आइए मिलकर स्वागत करें राकेश आर्या सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद 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 साहब, थैंक यू सो मच। आपका ये एक नया रूप और देखने को हमें मिलेगा। जो व्यूवर्स ने हमारा पुराना एपिसोड नहीं देखा है, हम बताना चाहते हैं राकेश सर के साथ पहले हमने 2 एपिसोड किए हैं जिसमें हमने उनके दो रूपों को बहुत अच्छे से देखा है, एज ए बिजनेस कोच और एज ए एंटरप्रेन्योर। उनकी जो सीख है, सलाह है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये एपिसोड देखिए, बाद में देख लीजिए उनको। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमारे बीच में साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग है। स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जो नाम है साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग, जी ये क्या कहता है? सर देखिए, ज़्यादातर लोग जो पढ़ाते हैं तो वो ट्रेनर, कोच, इस तरह के वर्ड आधुनिक युग में प्रयोग करते हैं। पहले टीचर्स, गुरु कहते थे। तो ये सब ऐसा बताते हैं कि ये कुछ अलग है, इसने कुछ ज़्यादा कुछ कर लिया। तो लोग कई बार सोच सकते हैं यार ये बड़े हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट है ना, वो प्रयोगशाला में कुछ नया करता रहता है। वो हमेशा स्टूडेंट रहता है। मतलब अचीव्ड नहीं है, अभी अचीविंग वाली मोड में अचीविंग के बाद भी वो कहता है नेक्स्ट। रहता। वो कभी संतुष्टि नहीं होता, आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो साइंटिस्ट भी और स्टूडेंट दोनों ऐसे शुरू होते हैं। राइट। और इसके पीछे आपने शेड्यूलिंग भी डाल दिया है। जी। तो शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि लोग अक्सर इसको टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप देखो तो सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, जैसे एससी होता है, शेड्यूल्ड कास्ट। एक होता है शेड्यूल्ड प्लानिंग। तो शेड्यूल मतलब अगर हिंदी में हम जाएंगे तो उसे तालिका कहते हैं। तो शेड्यूल मतलब किसी भी चीज़ को तालिकाबद्ध करना। राइट। कि ये चीज़ें इस तालिका में आती हैं। तो वो शेड्यूल है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और टाइम से अलग करें तो उसको हम साइंस ऑफ स्ट्रक्चरिंग भी कह सकते हैं। राइट। तो इसके ऊपर में आपने कुछ विशेष ट्रेनिंग ली या अपने एक्सपीरियंस से लोगों को टीच करते करते आपने ये सब सीखा? तो एक तो मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ जिसे हम आर्मी बैकग्राउंड कहते हैं, और एक वैदिक परिवार से भी आता हूँ। तो उस तरह के संस्कार बचपन से मिले। कुछ भगवान की कृपा से ऐसे गुरु कोचेज रहे, ऐसी पुस्तकें पढ़ने को मिली। तो कुछ तो डीएनए बिल्ड था, कुछ को फिर उसको डायमंड बना दिया गया चमका चमका के। तो भगवान ने जो मुझे रोल दिया है तो मैं उसको जीता हूँ और लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। दैट्स ग्रेट सर, अद्भुत। तो आज के टॉपिक को हम लोग बिल्कुल डीप में लेके जाएंगे सर जी। और इसमें हम लोग, बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होंगे, उनको लगता होगा अरे कहाँ बैठे हैं दोनों लोग, बढ़िया अच्छा सा व्यू आ रहा है, नीचे कमेंट्स बहुत सारे आने शुरू हो जाएं, तो उस क्यूरियोसिटी को हम शांत कर देते हैं। हम हैं हिमाचल प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, राजगढ़। एक बहुत प्यारी सी जगह है और अच्छी बात यह है कि राकेश आर्या जी यहाँ पे अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी इनकी यही है। कितना 2 महीने तक रुकते हैं? कम से कम।
तो आप देखिए बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस में भी हैं, काम भी चल रहा है, कैसे ये मैनेज कर पाते हैं? और बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि यार बाहर जाके डेस्टिनेशन पे जाके हम लोग वर्क फ्रॉम होम वाला आनंद लें। हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्या करना पड़ेगा? सर करना इसमें ये पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बड़ा करना चाहता है तो वो केवल सोच सकता है। उसको पूरा करने के लिए उसको एक अच्छी टीम चाहिए होती है जो आर्मी की तरह काम कर सके। और जो आर्मी की तरह टीम काम करे वो मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं होगी। उसके लिए आर्मी की तरह, जैसे आर्मी में इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो आर्मी के कुछ प्रोसेस हैं, कुछ डिसिप्लिन है, उस तरह टीम को तैयार किया जाता है। तो मैं या तो अपने आप पे काम करता हूँ या अपनी टीम पे काम करता हूँ। तो मेरी टीम का बिजनेस है, मेरा बिजनेस नहीं है। जैसे जैक मा कहता है ना कि आपको बहुत सारे धुरंधर इकट्ठे करने हैं और धुरंधर इकट्ठे काम कर नहीं पाएंगे, तो आपका काम है एज ए लीडर उन धुरंधरों को साथ लेके चलना। तो मैं वो काम करता हूँ। दैट्स ग्रेट सर। एक लॉ है, पार्किंसन लॉ, जी टाइम मैनेजमेंट में बताया जाता है, जो ये कहता है कि जब आदमी के पास में ज़्यादा टाइम का विंडो है जी तो काम फैल जाता है, और कम टाइम है तो वो कम टाइम में भी उसी काम को कर लेता है। जी। तो इस लॉ से हम टाइम मैनेजमेंट को, अपनी टाइम मैनेजमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं? सर पहले तो टाइम मैनेजमेंट जैसा कोई सब्जेक्ट है नहीं, ये कुछ लोगों ने किताबें लिखी होंगी किसी वक्त में, तो आज की तारीख में टाइम मैनेजमेंट काम नहीं करता, तो ये वर्ड रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम क्या रिप्लेस करेंगे, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। अच्छा, वाह, क्या बात है। तो अगर मुझे कहीं किसी स्टेज पर मौका मिले, बहुत प्रयास करने के बाद, जहाँ पे विश्व के बड़े बड़े स्पीकर आए, ऑलरेडी प्लान्ड है, तो आप जैसे किसी व्यक्ति ने कहा एक बार राकेश जी को भी बुलाओ, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट। बोला नहीं, हमारे सारे स्पीकर फिट हो चुके हैं। उन्होंने कहा 2-3 मिनट ही दे दो, आपके पूरे दिन के स्पीकर एक तरफ और 2-3 मिनट राकेश आर्य के एक तरफ। अब वो किसी तरह मुझे मौका मिल गया, स्टेडियम भरा हुआ है, 2-3 मिनट में वो बात कहनी है जो उन 10 धुरंधरों से ऊपर हो। तो मैं पूरे ऑडियंस को केवल एक बात बताऊंगा कि जो इन लोगों ने बताया, ये करो ये करो ये करो, आपको ये करना चाहिए, ऐसे कर लो। आप कितना करोगे, कितना याद रहेगा, मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ ध्यान रखना, पहले ये डिसाइड कर लेना कि मुझे क्या नहीं करना है। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया क्या नहीं करना है, तो आपको बहुत सारा एनर्जी, टाइम, पैसा बचेगा। फिर आप इनकी बात जो उन्होंने बताई ये करना चाहिए, उसमें से चूज करके कर लेना। तो जो विंडो की आपने बात बताई ना, तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या नहीं करना है। जब आप ये डिसाइड कर ले दो कि मुझे क्या नहीं करना है, तो आप उसी समय सीमा में काम करते हैं जो समय सीमा आपने बनाई है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ना, लोग मीटिंग कर लेते हैं सीनियर लेवल पे भी, तो वहाँ पे चाय पकौड़े भी आ रहे हैं बीच में, वो बीच में सर वो साइन कर दीजिए, वो भी आ रहे हैं। तो हमें क्या नहीं करना है, चाय पकौड़े नहीं खाने हैं, हमें साइन नहीं करने हैं, कोई भी अंदर नहीं आ सकता, इसके लिए कुछ बोर्ड की व्यवस्था करनी है। तो आपने बहुत सारा टाइम बचा दिया, तो उसी समय सीमा में काम हो गया। दैट्स ग्रेट सर। तो एक तो आपने ये मंत्र ये दे दिया कि आपने क्या नहीं करना है वो डिसाइड करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे। और इसी प्रिंसिपल को थोड़ा सा और डीप में अगर समझा, बताना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ जी। अगर हम बहुत बार ऐसा आपने भी देखा होगा कि आपके पास में कोई प्रोजेक्ट है, 7 दिन का टाइम है, तो हम लास्ट मोमेंट पे करते हैं। और आप अगर ये मान लो कि यार मैंने कल ही जाना है और 1 दिन का ही टाइम है, तो फिर वो काम कहीं ना कहीं 1 दिन में भी सिमट जाता है। तो अगर हम एक छोटा टाइम फ्रेम दे दें चीज़ों को जो पेंडिंग वर्क हैं, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। सर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन आप ये मान लीजिए, एक कहावत है, व्हेन यू से येस टू एनीथिंग यू हैव टू से नो टू मैनीथिंग। 7 दिन का काम 1 दिन में अगर कोई कह रहा है कि मैंने कर दिया, तो या तो 7 दिन की प्लानिंग गलत की थी उसने, वो थी ही 1 दिन की, उसमें बीच में एंटरटेनमेंट, मस्ती रखी हुई थी। तो उन्हें सोचा कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन जब उसने डिसाइड किया या प्रेशर पड़ा तो उसने 1 दिन में निपटा दिया। तो गेम सारा क्या है, क्या नहीं करना है। दैट्स ग्रेट। आपने कहा कि सर किन चीज़ों को ना करना है वो तय कर लें। आजकल हर किसी को मालूम है कि सोशल मीडिया टाइम किलिंग है, नहीं देखना चाहिए, उसके बावजूद भी देखते हैं लोग। सर एक्चुअली क्या ना, लोग कुछ बोलते हैं और करते कुछ हो रहे हैं। जैसे आपने भी कहा, और काफ़ी लोग कहते हैं नहीं देखना चाहिए, और लिंक देखते भी हैं। लोगों से पूछो कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, सर हेल्थ, लेकिन काम वो एक भी नहीं कर रहा हेल्थ के। कई लोगों से पूछा कि सर आप एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपका पहला दुख क्या है, बोला बहुत बिजी रहता हूँ, तुम आपको फ्री कर दूँ, बोला हाँ बिल्कुल फ्री कर दो।
लेकिन वो फ्री रहना ही नहीं चाहता, कोई भी ऐसा काम करता ही नहीं फ्री रहे। ऐसे डिजिटल मार्केट में अगर है कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग जो भी बोलो, तो पहले तो इसकी परिभाषा लोगों को नहीं पता। तो अब आप बोलो नहीं देखना चाहिए, मैं कह रहा हूँ देखना चाहिए भाई। पहले किताबें थी, किताबें पढ़ते थे, आजकल लोग ऑडियो बुक सुनते हैं, वहाँ पर अच्छी चीज़ें भी हैं। आप चीज़ चुन के टाइम स्ट्रक्चर के साथ देखो, उसको टाइम टेबल के साथ देखो। प्रॉब्लम क्या होती है ना सर, ऑडियो बुक सुनने के लिए गए जी वो साथ में एक थंबनेल दिखाता है रिकमेंडेड जी वीडियोस। जी अब उसमें कोई ऐसी पिक्चर दिखती है, हम्म। आदमी को लगता है यार ये तो जरूर देखनी पड़ेगी, जी वो उस पिक्चर पे जाता है, फिर रिकमेंडेशन में और कुछ आ जाता है, फिर आदमी भूल ही जाता है यार कौन सी किताब पढ़ने के लिए आया था और कौन सी पढ़ने लग गया। चलो एक चीज़ मैं और बताता हूँ। जब मैंने कहा कि आदमी को पहले ये डिसाइड करना है क्या नहीं करना है, उसी का एक्सटेंशन है ये। जी क्या नहीं करना ये मेरे बोलने से नहीं होगा, इसमें एक वर्ड और चाहिए, संयम, सेल्फ कंट्रोल। तो आपने डिसाइड कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया ये नहीं करेंगे, और फिर भी लोग जो पूरी दुनिया है, अरे थोड़ा सा तो ले लो, अरे इतना तो खा ही लो, पहली बार आए हो, अभी तो आए हो आप, कभी कभी तो खाना चाहिए, और आप वहाँ स्लिप कर जाते हो, जबकि आपने उस ब्रैकेट में रखा था कि ये मुझे नहीं करना है। तो आत्म संयम चाहिए। तो बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हम बातचीत कर रहे थे तो बीच में कुत्तों की आवाज़ आने लगी। अब पता नहीं इसमें आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन आएगी तो आएगी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्या कर सकते हैं, छोड़ो उसको, ध्यान क्यों दे रहे हो आप, अपनी बातचीत पे ध्यान रखो ना। अब मैं नीचे को देखने लगूँ, अरे कुत्तों की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब मेरा ध्यान नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो मेरा संयम है इस बात पे कि मुझे इधर उधर नहीं देखना है। बच्चा बात कर रहे हैं, उनसे बात करूँ, मेरे सामने एक जीवित आदमी बैठा है, जानकर आदमी बैठा है, कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, इधर उधर क्यों देखना है। तो नहीं करने के साथ एक चीज़ और चाहिए, संयम। ग्रेट सर। बहुत सारे लोग जैसे वीडियो देख रहे हैं ना, या आपको सुना, कोई रील देखी, जी मोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं शेड्यूल बनाता हूँ अपना। जी जोश जोश में शेड्यूल बनाते भी हैं, जी एक दो दिन फॉलो भी करते हैं, जी। तीसरे चौथे दिन सब ठंडा हो जाता है और फिर बैक टू पेविलियन। जी। क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है? सर देखो, शेड्यूल लोग बनाते हैं पता है कैसे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और वो 11 बजे ख़त्म हो जाता है। अब जो उसने शेड्यूल बनाया, कई बार उसे पता ही नहीं होता कि इसमें समय कितना लगेगा। वो 2 घंटे का भी 1 घंटे रखता है और आधे घंटे का भी 1 घंटा रखता है। तो इसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अभी पिछली बार बातचीत की थी, बहुत महंगी बात बता रहा हूँ, प्लीज़। इस बार कीमत भी नहीं लगाऊंगा। अरे लाओ ना सर, निकालो खजाने से कुछ। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो 40 मिनट का एक पीरियड होता था। राइट। तो एक टीचर आता था और दूसरा टीचर जाता था, तो उसके बीच में बच्चों को 2-4 मिनट का वॉशरूम जाना, इधर उधर, वो बीच में ब्रेक मिल गया। तो ये पूरे विश्व में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। तो आप ये माने कि चीजिए कि मैक्सिमम 1 घंटे के बाद आपको 15 मिनट का एक ब्रेक रखना है हमेशा, स्ट्रक्चर के अंदर, शेड्यूलिंग के अंदर, टाइम टेबल बोल लो आम भाषा में। तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी कि टाइम टेबल बिखर गया। अगर 1 घंटे की बात 1 घंटे 5 मिनट भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में वॉशरूम हुआ है, कॉफ़ी पी ली, कोई बीच में देख रहा था, आपने कहा रुक जा यार, उसको अटेंड कर लिया, तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं है। अभी दिक्कत क्या होती है कि बीच में चीज़ें आएंगी, जैसे हमने बात की कुत्तों की आवाज़ आ रही थी, या बीच में कुछ और आ गया जी। अब आप क्या क्या चीज़ छोड़ोगे, लेकिन आपने हर 1 घंटे और 15 मिनट का उन चीज़ों को अटेंड करने का स्कोप रखा हुआ है, तो टाइम टेबल बिखरेगा नहीं। जैसे मैं काफ़ी बार लोगों को बोलता हूँ कि यार सर्दियों में ना खाना खाने के बाद, वैसे मैं गर्मियों में भी सोता हूँ बट सर्दियों का मजा ही, खाना खाते समय दोपहर में, सर्दियों में खाना खाते समय मुझे एक ही चीज़ ध्यान होती है, अभी धूप में जाके सोना है। बोले यार आप सोने की बात कर रहे हो, सोच भी नहीं सकते। तो मैं कहा प्लान कैसे करते हो? वही 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, सुबह सुबह मीटिंग, ट्रैवलिंग, मीटिंग, ट्रैवलिंग, मीटिंग, ट्रैवलिंग। मैं कहा इस बीच आपने कहीं लिखा सोना है? बोले नहीं। आपने लिखा ही तो होगा कैसे? मैं तो लिखता हूँ कि 1-1:30 बजे खाना खाऊंगा, 2 बजे तक खाना खाऊंगा, 2 से 3 सोऊंगा बढ़िया धूप में, तो मैं सोता हूँ क्योंकि मैंने उसको स्ट्रक्चर किया है, क्योंकि प्लान किया है। आपने किया ही नहीं। सो दिस इज हाउ वी अचीव वट एवर वी वांट। दैट्स ग्रेट सर। लोग जब टू डू लिस्ट बनाते हैं, रिसर्च ये बताती है कि टू डू लिस्ट जो लोग बनाते हैं ना, उसमें से 41% लोग ही उसको पूरा कर पाते हैं, बाकी लोग उसे पूरा ही नहीं कर पाते हैं। जी। कहाँ चूक रह जाती है? इच्छा तो है कहीं ना कहीं काम करने की। सर 41% लोगों ने एक साइंटिफिक तरीके से उसको बनाया है, तब वो कर पाते हैं। जैसे मैं आपकी नकल करने लगूँ कि यार वत्स साहब जैसी मेरे को वो होना चाहिए। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं सर आप जैसी मूछें कई बार रखने की कोशिश की, पता नहीं कैसे रखते हो, आप तो कई सालों से वैसे ही रख रहे हो। भाई तेरे को मेरी जैसी मूछ क्यों रखनी है? हम लोग दूसरों को देख के, जैसे आपने भी कहा कि मोटिवेट हो जाते हैं, तो मैं आपको एक बता दूं कि मोटिवेशन कभी काम नहीं करती जी। मोटिवेशन वो ना गोलगप्पे की पानी की तरह, जलेबी के स्वाद की तरह 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो मोटिवेशन काम नहीं करती। द वर्ड इज इंस्पिरेशन। कि क्या आप इंस्पायर हुए? क्या आपकी अवेयरनेस में कहीं डेंट पड़ा?
क्या आपने कहीं लिखा कि मैं इस एक चीज़ को कल से तय करूँगा? मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि आपको समझ आ गया? बोला हाँ जी मज़ा आ गया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अब मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा। मैंने कब से करोगे? सर आज है एक्चुअली 24 तारीख, इसको 1 तारीख से करता हूँ। तो इसका मतलब उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। भाई जिसको पता लग गया कि मैं गलती कर रहा था और मुझे ठीक करना है, वो तो कल से करेगा, अभी से करेगा। राइट। तो 41% लोगों का अगर हो रहा है तो उन्होंने साइंटिफिक तरीके से प्लान किया है, संयम से काम किया है, कुछ चीज़ों को ना किया है। हम लोग क्या देखते हैं, अरे यार वो देखो कितने बड़े लोग हैं, पार्टी में डांस करते हैं, वो हम भी डांस करना शुरू कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि वो डांस करने के लिए किस प्रोसेस से गया, वो प्रोसेस भूल जाते हैं, हम सीधा डांस करना शुरू कर देते हैं। तो 41% जिन्होंने अचीव किया, उन्होंने कुछ खोआ है, कि चीज़ों को मना किया है, तब वो अचीव कर पाते हैं। मैं अपना इनपुट इसमें देना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी इस पे थोड़ा काम करता हूँ। जी मुझे लगता है सर, पहले तो जिस व्यक्ति की हैबिट में नहीं है टू डू लिस्ट, जी उसको एक टाइम फ्रेम वो रखे कि यार मैंने 7 दिन लगातार टू डू लिस्ट बनानी है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत बार टू डू लिस्ट बना तो लेते हैं, सुबह देख भी लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। शाम को देखते हैं तो अरे यार ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, और उस समय है नहीं बात करने का। तो टू डू लिस्ट अगर हम लोग बना रहे हैं तो मेक श्योर हर 1 घंटे के बाद आप उसको निकाल के देखेंगे। नियम बना लो, अलार्म सेट कर लो कि यार आपने देखना ही देखना है उसको। तो फिर चांसेस हैं कि आप उस टू लिस्ट में से आप कर भी पाएंगे, और थोड़ा सा जब आपके काम हो रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार दोपहर तक मेरे ना 3 काम हो गए, 2 और बचे हैं, ये हो जाएंगे। वेरी ट्रू। राइट, वेरी ट्रू। इसी को आगे बढ़ाते हैं। जी ब्रायन ट्रेसी की एक बड़ी अच्छी बुक है ईट दैट फ्रॉग, जी जो ये बताती है कि भाई हमें सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना चाहिए। व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, ईट दैट फ्रॉग का कॉन्सेप्ट ये है, वो ये कहते हैं कि मान लेते हैं आपके सामने बहुत सारे फ्रॉग्स, मेंढक रखे हुए हैं, और आपका टास्क है कि आपने उन सारे मेंढकों को खाना है। तो उनमें एक मेंढक सबसे बदसूरत है और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहते हैं कि सबसे पहले वो जो बदसूरत वाला मेंढक है वो आप खाइए। वो अगर खाएंगे तो आपका मैक्सिमम काम उसी से हो जाएगा, बाकी तो आप चलते फिरते खा जाएंगे। तो वो इसको रिलेट करते हैं कि हमारी जो टू डू लिस्ट होती है, हमारे हर रोज़ के जो काम होते हैं, उन कामों में से एक काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले उस काम को करें, बाकी काम अगर नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। इसको अगर हम लोग अप्लाई करें सर अपनी ज़िंदगी में, जी बहुत सारे काम हैं, उनमें से कैसे वो काम, और वो काम है ना जनरली थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी तो आदमी, जैसे किसी बड़े आदमी से बातचीत करनी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल किताब पढ़नी है, कुछ भी ऐसा काम जिसमें थोड़ा सा हेजिटेशन है कहीं ना कहीं, कैसे उसको करें आसानी से? सर आपने तो जवाब दे दिया, ब्रायन ट्रेसी ने और भी जवाब दिया, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस काम को सबसे पहले करना है और शेड्यूल वैसे ही करना है। आपको लगता है कि 1 घंटा लगेगा तो 2 घंटे रखो उसके लिए, क्योंकि प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, बीच में वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, बीच में चाय कॉफ़ी भी पीनी पड़ेगी, बीच में थोड़ा स्ट्रेच भी करना पड़ेगा, बड़ा काम करना है। तो करना इतना है कि जैसे किसी घर में शादी है और उसको कोई काम बताए, बीच में फ़ोन आए, यार अभी 1 महीने शादी में बिजी हूँ, मैं 1 महीने बाद सुनूंगा इसको, तो उसका मेंढक क्या है, वो शादी। तो ऐसे क्या करना है, उसको 24 घंटे ये ध्यान रखना है, या उसको दिन में ये ध्यान रखना है कि पहले ये ख़त्म कर लूँ, ताकि मैं आराम से अपना बाकी चीज़ें नहीं भी करूँ, कम करूँ, ज़्यादा करूँ, उसको देख लूँगा मैं। तो उसको सिर्फ ऊपर टाइम स्लॉट करना है, कब शुरू कर ख़त्म करूँगा, उसके बाद दूसरी चीज़ें करनी है। ब्रायन ट्रेसी ने बोल दिया, आपने बोल दिया, इसमें मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। राकेश आर्या की मोहर लगी साइंटिस्ट। नहीं सर, आप दोनों बड़े हो मेरे से, ब्रायन ट्रेसी भी, आप भी। काम हो गया, थैंक यू। इसके साथ पैरेटो प्रिंसिपल है 80-20 रूल, जो हमें ये कहता है कि हमारे 20% कामों से 80% रिजल्ट आते हैं, और 80% काम ऐसे होंगे जिनसे रिजल्ट सिर्फ 20% आएंगे। तो उस दृष्टि से भी देखें तो हमारे काम अगर 10 काम हैं मान लेते हैं, तो उनमें से 2 काम ऐसे होते ही होते हैं जो 80% रिजल्ट देंगे। करेक्ट। और 80% काम ऐसे होंगे जो काम तो हैं लेकिन रिजल्ट उनके 20% आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर एक ये चीज़ हम लोग सीख जाएं कि मेरा वो 20% कौन सा है जो 80% देगा, तो मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आदमी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ये तो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, थैंक यू सो मच। नहीं, आप इसमें और थोड़ी कुछ मोहर लगा दो, कुछ और। नहीं, मोहर की बात नहीं है, तो पिछली जो ब्रायन ट्रेसी ने बोला उसी का दूसरा रूप तो है ये। हाँ भाई, उसने मेंढक कह दिया, इसने 80-20 कह दिया, तो वहाँ 2 मेंढक नहीं थे, एक ही मेंढक था। अगर आप 10-10 के पकड़ो तो यहाँ 2 मेंढक है। तो 20% जो बड़े 2 मेंढक हैं उन पे फोकस करो। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड कहा, रिजल्ट जी, तो मैं उसको यहाँ पे कहना चाहूँगा, रिजल्ट मीन्स आदमी को समझ आता है कि जिस चीज़ में उसको सेटिस्फेक्शन हो जाए, उसे लगता है कि रिजल्ट हो गया,
राइट। तो 20% या वो मेंढक एक बड़ा उसने पूरा कवर कर लिया, खा लिया, अचीव कर लिया, तो सेटिस्फेक्शन हो गई उसको। 80% वाला हुए हुए नहीं हुए कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि 80% जो हैं रिजल्ट 20% से आगे। राइट। तो ये तो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्या है, वो बड़ा मेंढक क्या है, वो 20% क्या है। ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राइट, दैट्स ग्रेट सर। प्रोकास्टिनेशन, काम को टालने की आदत, जी, ये अमूमन लोगों में पाई जाती है, क्यों पड़ती है सर? कैसे दूर किया जा सकता है? सर क्यों पड़ती का मतलब है प्रोकास्टिनेशन मतलब काम को टालना। मैंने इसको हिंदी में जान के इसलिए बोला है, कई बार लोग सुन लेते हैं फिर कह रहे हैं सुना तो है यार, मैं इसका मतलब तो ये समझ रहा था। तो काम को टालना हिंदी में कहेंगे स्थगित करना। तो जिस जिस चीज़ में आदमी का एक्साइटमेंट होता है, जिस चीज़ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई डर लगता है, तो इसको पीछे कहीं पढ़ रहा था कि आपकी काम करने का जो चुनाव है, जो प्रायोरिटाइजेशन है, उसमें दो चीज़ें बहुत बड़े घटक हैं, फैक्टर्स हैं। एक आपकी लाइकिंग और एक आपकी नीड। राइट। मुझे पता है कि भी यार मेरे पिताजी मारेंगे तो काम करना पड़ेगा, तो मेरी नीड है, ज़रूरत है, डर है, करूँगा मैं, प्रायोरिटी में करूँगा, स्थगित कर नहीं सकता। दूसरी चीज़ लाइकिंग। लाइकिंग मतलब मुझे मज़ा आता है वो करके, इसलिए मैं करूँगा। इसके अलावा जो बचा वो सब पोस्टपोन है, और वो करता ही रहता है, क्योंकि ना तो उसकी ज़रूरत है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई डर है, ना कोई प्रेशर है। जैसे इसीलिए तो कंपनीज में क्या करते हैं, इंसेंटिव क्यों देते हैं? उसकी लाइकिंग है, नहीं करोगे तो पेनल्टी है। तो दो चीज़ें एक साथ चलती हैं, लाइकिंग और नीड। तो लाइकिंग और नीड में जो जो आता है वो पोस्टपोन नहीं करता। जैसे कई बार मैंने देखा है लोगों को, वो छुट्टी लेते हैं 2 दिन की, ये 10 काम पूरे करने हैं, तो 10 काम में कई बार 7 या 6 काम होते हैं, बाकी रह जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट थे, जिसमें ज़्यादा मज़ा आना था, जिसमें ज़्यादा ज़रूरत थी कि ये नहीं करा तो फिर तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, तो छुट्टी लेके भी क्या कर दिया आपने। और जिस चीज़ का मेरे को चल रहा था कि फिल्म निपटानी है, मुझे लाइकिंग थी, तो वो तो जो बचे छूट गए, उसमें या तो न लाइकिंग थी और ना ही उसकी नीड थी, वो फिर पोस्टपोन हो गए। आपने अभी भी बताया ना कि 7 दिन का काम 1 दिन में भी खिंचता है, तो अगर उसकी लाइकिंग और नीड होती तो वो सारे काम निपटाता। उन्होंने कहा नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसको बाद में अगली बार देख लेंगे यार। दैट्स ग्रेट सर। इसी से मिलती जुलता एक और प्रश्न है जी, कि 2 तरह की, वैसे तो कामों को कई सारी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, लेकिन 2 कैटेगरी उनकी बनाएं। एक हो गए अर्जेंट वर्क और एक हो गया इम्पोर्टेंट वर्क। जी, तो बहुत बार आदमी कंफ्यूज रहता है, देख नहीं पाता है कि यार ये मेरा अर्जेंट वाला है, इम्पोर्टेंट वाला। वो बहुत बार इम्पोर्टेंट में घुसा रहता है। वो अर्जेंट मतलब अर्जेंट वो जो 20% वाला है, जो 80% रिजल्ट देगा, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। कोई तरीका है जिससे इसको हम लोग अलग बना सकते हैं ईजिली? अक्सर लोग प्लानिंग दिमाग में करते हैं वत्स साहब। मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई दिमाग को फ्री रखो क्रिएटिविटी के लिए, डिसीजन लेने के लिए। आप ना कागज़ पे लिख के काम करो। राइट। बड़े बड़े जितने भी सफल लोग हैं सब ने कहा है लिख लो। अगर आप लिख भी नहीं सकते तो फिर करोगे कैसे? तो आपने पहले मेंढक बोला ब्रायन ट्रेसी का, फिर 80-20 बोला आपने, पेरेटो प्रिंसिपल। फिर आपने, मैंने पूछा पोस्टपोन कैसे करते हैं कामों को, प्रोक्रास्टिनेट। मैंने कहा जी इसमें लाइकिंग और नीड है। ये उसी की श्रेणी चल रही है, ये उसी की श्रृंखला है जो आपने बताया इंपॉर्टेंट अर्जेंट। तो अर्जेंट जो है वही 20% मेंढक और लाइकिंग और नीड, और बाकी सब इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट नहीं, वो ऑर्डिनरी है। ये तो मेरी परिभाषा है ना, मेरे लिए क्या अर्जेंट है क्या इंपॉर्टेंट है। राइट। हैव यू आंसर्ड योर क्वेश्चन? या वो खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, हमें देखना है, सोचना पड़ेगा, मतलब कागज पे लिख के। कागज पे लिख के अगर हम देख लें कि यार इसमें मैंने सेलेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है, तो मुझे लग रहा है उससे काफ़ी सारी क्लियरिटी। जैसे मैनेजमेंट में शॉर्ट टेस्ट होता है, कागज पे लिख के कर लो। राइट। भाई किस चीज़ के क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं, क्या प्लस हैं क्या, जिसके ज़्यादा प्लस हैं कम माइनस हैं उसको पहले कर लो। राइट। वो क्यों आएगा? क्योंकि अर्जेंट था, क्योंकि आपकी लाइकिंग थी, क्योंकि आपका बड़ा मेंढक था, क्योंकि वो 20% 80% रिजल्ट। दिस इज ऑल कनेक्टेड, इट्स ए चेन। राइट, परफेक्टली फाइन सर। एक रिसर्च ये बताती है कि आदमी जब किसी काम को टालता रहता है, मतलब कोई उसने काम करना था, वो बोला चलो बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, तो ये टालने की जो प्रवृत्ति है ये उसको थका देती है बुरी तरह से जी। और उसकी प्रोडक्टिविटी को कम करती है। इसको कैसे कम किया जा सकता है? सर जो टालने की प्रवृत्ति थकाती है, तो कई बार तो लोग दिखाने के लिए बोलते हैं कि मैंने टाल दिया। अगेन गोइंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन, उसको अर्जेंट और इम्पोर्टेंस की जो क्लैरिटी है वो कागज़ पे नहीं है, वो मुंह ज़बानी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अब जो थकाने की प्रवृत्ति है, तो जैसे हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में ओवर थिंकिंग, तो उसका मैं एक एंटीडोट दे रहा हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार वो हमारा शेड्यूल था एक, उसके हिसाब से पूरा हो गया था। सो वी नीड टू थिंक
on paper. When we don't think on paper, it becomes overthinking. राइट, ट्रू। तो थकाने वाला काम क्या है? जब आप दिमाग में सोचते हो तो प्याज के छिलकों की तरह से रात को नींद खुल गई या नींद लेट आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ दिन में कॉल करनी थी किसी को, वो किसी वजह से अनस्ट्रक्चर्ड थी, लिखी नहीं थी, छूट गई। अब रात को आपको सोते हुए याद आई, अरे यार वो क्या सोचेगा, यार उसको जवाब ज़रूरी देना था, वो तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने कमिट किया था, मैं नहीं करूँगा तो कल वो क्या समझेगा, कल को क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके छिलके इतने बन जाएंगे आपके, पूरी 2-3 घंटे निकल सकते हैं। अब ये 2-3 घंटे काम अगर 2 मिनट में ख़त्म करना है, आप कागज़ पे लिखो कि कल मुझे इतने बजे उसको कॉल करनी है, या उठ के एक मैसेज ड्रॉप कर दो, सॉरी आई मिस्ड योर कॉल, लेट मी रिवर्ट टुमारो बाई 10 AM प्रिसाइजली। फिर देखो नींद यूँ आएगी। आपके ब्रेन को एक विश्वास चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ सुरक्षित है। जब ब्रेन को पता लगता है कि भाई ये तो कोई मेरा तो महत्व ही नहीं है, वो सोने नहीं देगा आपको। वो सोच सोच के उठा के मारेगा आपको। करवटें बदल के आपकी नींद नहीं आने देगा वो। सो दिस इज हाउ इट गोज। दैट्स ग्रेट। और बहुत बार ये भी रहता है सर कि जो काम है, कुछ काम ऐसे हैं जिसको हम 1-2 मिनट में ही कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको डिले करते रहते हैं, लिख लेते हैं यार चलो बाद में करूँगा। तो जो छोटे काम हैं जिनको कम समय में किया जा सकता है, उनको अगर हम जल्दी करेंगे तो दिमाग में जो स्पेस घेरता रहता है, नहीं करना है, तो मुझे लग रहा है बर्डन काफ़ी हद तक कम हो बिल्कुल सकता है। ठीक कह रहे हो आप। दैट्स ग्रेट सर। आपने टाइम मैनेजमेंट को नया नाम दिया डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। जी। और बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उन लोगों के पास में जो ना नहीं कह पाते किसी को, सबको खुश करना चाहते हैं। इस आदत से मतलब हर दिल अजीजी से कैसे बचा जाए? देखिए, ना सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं इससे ऊपर के लेवल की बात बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं बता रहा कि आप ना कहना सीखें। जी। ना तो आपको ही पसंद नहीं है। अगर कोई आप किसी से कहो भई ये कर दो, बोले मैं नहीं करूँगा, अरे बोला यार बड़ा बदतमीज है, जब देखो ना कर देता हर चीज़ को। तो मैं पहले तो यहाँ कहूँगा, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, इट्स नॉट ए आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। वी हैव टू बी वेरी प्योर एट अवर हार्ट। सपोज मैंने आपसे कुछ खाने के लिए मांगा और आपके पास है, तो आप दे देंगे। ऐसे अगर आपको कुछ मांगा, मेरे पास है, दे देना चाहिए मुझे। अब वो खाना हो या कुछ भी चीज़ जो कोई व्यक्ति कह रहा है, दिक्कत तब आती है जब ना नहीं कहने से डिसएम्पावरमेंट होती है। यस कहने से बाद में तकलीफ़ होती है कि यार हर बार मेरा पैसा चला जाता है, हर बार मेरा ना टाइम चला जाता है, मेरी एनर्जी चली जाती है। तो जहाँ पे आप यस अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बिना ना कहे ना कैसे करें। द आर्ट इज टू से नो व्हेन यू कांट अफोर्ड यस विदाउट यूजिंग वर्ड नो। हाउ? क्या डायलॉग होना चाहिए वहाँ पे? डायलॉग नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी प्योर। आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट ए मैनिपुलेशन। ये सीखने के बाद ऐसा नहीं कि आप हर जगह इस्तेमाल करो। मतलब मैं आपके घर आया, मुझे भूख लगी है और आपने कहा कि भाई साहब खाना बनाओ, बहुत बढ़िया। भाभी जी भाई बोले भैया बहुत अच्छा खाना बनाया, सही वक्त पे आए हो। अब माँ ने बचपन से कहा नहीं किसी घर नहीं खाना चाहिए, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो मेरे को भूख लगी है, खाना बना, खाओ भाई। दिक्कत तब आती है कि मैं यहाँ तक खा के आया हूँ और आप कह रहे हो कि बहुत टेस्टी बनाया, ऐसा खाना बहुत कम बनता है। अब मैं ना करूँ तो आपको नाराज नहीं कर सकता। नहीं, इसको टाइम मैनेजमेंट में लेते हैं। आ रहा हूँ सर, उस पर आ रहा हूँ। जी सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को पहले इसके स्टेप्स हैं। जी। वी हैव टू से थैंक यू वेरी मच। अच्छा। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसके लायक समझा, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तो उसको लगना चाहिए कि भाई ना तो कहीं बोला नहीं। देन वी हैव टू टेल अवर सिचुएशन कि बट साहब मैं यहाँ तक ना भरा हुआ है, अगर मैं कुछ खाऊंगा ना तो उल्टी हो जाएगी, क्या आपको अच्छा लगेगा मैं उल्टी कर दूँ? नहीं कोई नहीं, बाद में खा लियो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाऊंगा नहीं, इसको पैक कर दो प्लीज, मैं बाद में जाकर खाऊंगा। एंड देन अगेन से थैंक यू। तो स्टेप्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल we should appreciate the opportunity. B, we have to tell our original right situation. Third, the most important, we have to tell the option, how to treat it, how to handle it, so that he or she feels taken care, कि उसकी emotions को हमने hurt नहीं किया। और then again say thank you for understanding. That's great, wonderful. कहीं भी ना नहीं कहा। राकेश आर्या जी ने मेरे से बोला कि आपका 1 घंटा चाहिए जी। और मुझे लग रहा है यार मैं किसी प्रोजेक्ट में हूँ, मैं टाइम देने की स्थिति में नहीं हूँ जी। तो मैं बोलूँगा भाई, अगर मैं रिपीट करूँ कि थैंक यू सो मच आर्या सर, आपने इस लायक समझा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। बट अभी मैं एक्चुअली ना एक प्रोजेक्ट पे फंसा हुआ हूँ, डेडलाइन है, एक इम्पोर्टेंट टास्क है और 3 दिन रहेगा एक्चुअली ये काम। क्या 3 दिन के बाद हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? गुड शॉट। एंड थैंक यू सो मच। आप बाद में बता दीजिए
ये आप चाहे तो भी फाइनल कर सकते हैं। 3 दिन के बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे। क्या बात है, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। इमीडिएटली आपने तो पहली बॉल पे सिक्सर मार दिया। अरे प्रभु, थैंक यू सो सो मच। यू हैव अंडरस्टूड द गेम। आपने कहीं नानी बोला, आपने थैंक यू बोला, अप्रिशिएट किया, ऑप्शन भी दिया। कहीं ये नहीं कहा कि मैं तेरे को टाइम नहीं दूंगा, मैं तो बहुत बिजी हूँ। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, या तो पिस जाते हैं प्लीज़ करने के चक्कर में, या फिर वो बुरे बन जाते हैं। दोनों में से क्यों चक्कर में पड़ना है? ग्रेट सर। हम लास्ट में रैपिड फायर क्वेश्चंस का एक दौर लेंगे प्लीज़। लेकिन उससे पहले लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग राकेश आर्या जी का शेड्यूल क्या रहता है? कैसे मेंटेन करते हैं आप अपने आप को? कब उठते हैं, कब सोते हैं, बीच में क्या क्या प्लान करते हैं? सर देखिए, थोड़ी सी आश्चर्य की बात लगेगी, मैं और मेरे स्टूडेंट किस तरह जीते हैं। हम पूरे साल की प्लानिंग कर देते हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में। अच्छा, क्या बात है। उसको हर महीने रिव्यू करते हैं। कोई चेंज है भाई कि साल के शुरू में थोड़ा पता थी, तो उसको फाइन ट्यून कर लेंगे। बट मेरी इंटेंशनल प्लानिंग रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे, मेरा बर्थडे उस दिन रहेगा जिस दिन है, वो चेंज नहीं होगा। राइट। और आपका परिवार उसे बहुत अच्छे तरीके से मनाता है, मनाना चाहता है। तो जितने भी फिक्स डेट्स हैं उनको पहले पूरे साल का प्लान कर दो। फेस्टिवल सारे प्लान कर दो, मीटिंग सारी प्लान कर दो, ट्रैवलिंग जो पॉसिबल है उनको प्लान कर दो। राइट। वो स्ट्रक्चर में डाल दी। उसको हर महीने के आखिरी दिन फर्स्ट हाफ जो होता है उसको हम केवल रिव्यू के लिए रखते हैं, फाइन ट्यूनिंग के लिए रखते हैं। राइट। ऐसे ही हर वीक के एंड में 2 घंटे लगाते हैं अगले वीक की री इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन एक वीक जो फिक्स कर दिया, हाँ। उसको जैसे आपने बताया ना कि इस वीक तो मेरा शेड्यूल फिक्स है, अगले वीक कर लेते हैं, फाइन ट्यून में डाल देता हूँ मैं। तो ये स्ट्रक्चर है। बाकी तो जब नींद आए तब सो जाओ, जब भूख लगे तब खा लो। ये तो हो गया साल का बना दिया जी। डेली का कैसे प्लान करते हैं? मेरा इंटेंशनल स्ट्रक्चर डेली का ये रहता है ब्रॉड। मैं 9 बजे सो जाऊँ, सुबह 4 बजे उठ जाऊँ, और सुबह जब मैं 4 बजे उठा तो लगभग 9 बजे तक अपने साथ रहूँ। मतलब अपने पे टाइम बताऊँ, मेरे अपने शरीर पे, मन पे, आत्मा पे। उसमें एक्सरसाइज, पढ़ना लिखना, मेडिटेशन, प्लानिंग पूरे दिन की, जो मेरे इम्पोर्टेंट, जो आपने बताया कि वो बड़ा मेंढक और वो 20%, तो वो सब कवर करता हूँ। फिर मैं 9 से 12 बजे तक जनता के लिए ओपन रहता हूँ, अपनी टीम के लिए, या कोई मेरे को बात करना चाहे, मिलना चाहे। 12 से 1 फिर मेरे पास जो मेल्स हैं, फ़ोन से मैं उनको देख लेता हूँ, ताकि कोई भी ऐसा ना फील करे कि अनअटेंडेड है। उसके बाद लंच का ब्रेक रहता है, रेस्ट का, कुछ हल्का सा खाना पीना और सोना, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कल हमने बात की थी कि एनर्जी चार्ज करना ज़रूरी है, जनरेशन ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं अपने साथ बिताता हूँ 2 घंटे, फिर जनता के लिए टाइम ओपन रखता हूँ, फिर शाम का पूरे दिन का रिव्यू, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, और रात को फैमिली को थोड़ा समय निकाल के सो जाते हैं। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। और सबको यही सिखाते हैं जो आपके सानिध्य में आते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। रैपिड फायर है सर जी फटाफट जवाब देने। जी। पहला प्रश्न व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। एक तो टू डू लिस्ट होती है, हर रोज़ जो काम हमने करने हैं वो। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये होगा कि आधा घंटा आपने डिसाइड किया कि आधा घंटा ये काम करना है, फिर आधा घंटा ये काम करना है, तो वो ब्लॉक कर दिया आपने टाइम। तो प्रश्न ये है रैपिड फायर, टू डू लिस्ट और टाइम ब्लॉकिंग कौन सा बेटर है? STB, स्टैंडर्ड टाइम ब्लॉकिंग। स्टैंडर्ड टाइम ब्लॉकिंग, राइट। युवाओं का सबसे बड़ा टाइम किलर क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन या सोशल मीडिया? प्रोक्रास्टिनेशन। सुबह का पहला घंटा क्या करना चाहिए? अपने साथ रहना चाहिए। अगर दिन पूरा बेकार चला गया तो शाम को उसे कैसे बेटर बना सकते हैं? बैठ के ये देखना है कि क्यों बेकार गया और वो दोबारा रिपीट ना हो कल। मल्टीटास्किंग एक बीमारी है या सुपर पावर? डिपेंड करता है कि आपको गाड़ी कैसे चलानी आती है। मतलब मल्टीटास्किंग अगर अच्छे से करनी आती है तो ये एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है। मल्टीटास्किंग का मतलब है काम तो एक बार में एक ही होगा, लेकिन कितनी स्पीड से होगा, लोगों को मल्टीटास्किंग लगती है। इट डिपेंड्स ऑन अवेयरनेस, हाउ डू यू ड्राइव। ओके। टाइम इज़ मनी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? 100%। थैंक यू सो मच। सो आपने रैपिड फायर भी बिल्कुल वो डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट भी किया और बहुत कम समय में आपने उसका जवाब दे दिया। अद्भुत आर्य सर, आपके पास में अद्भुत ज्ञान का खजाना है, भरपूर है आपके पास में। वो छलकता है जब भी आपके पास बैठने का मौका मिलता है ना, वो जैसे ज्ञान का घड़ा भर के छलकता है ना, तो वो छलकता रहता है आपके अंदर से। और आप 2 महीने यहाँ पे हैं, वो अपने आप में बताता है कि यू आर साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग। थैंक यू सो मच। प्रभु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, आप जैसे लोगों की शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। राइट। थैंक यू। राइट। थैंक यू राकेश आर्य जी। हैव अ गुड डे। सो ये थे राकेश आर्या जी, मल्टी टैलेंटेड हैं,
साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग है। देखिए आज आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, कैसे आप डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर सकते हैं, अपने टाइम को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनको अप्लाई नहीं किया, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो फिर ये बहुत सारे आपके ज्ञान में और एक ज्ञान समा जाएगा और आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी, लेकिन वो किसी काम की, किसी मतलब की नहीं है। तो आज ही कुछ एक्शन ले सकते हैं आप, अपने कामों को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से अर्जेंट है। 80-20 भी आपने सीखा है, ईट दैट फ्रॉग भी आपने सीखा, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। और किन सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं कि हम बातचीत करें, नीचे कमेंट्स में लिखिए। किन लोगों से आप मिलना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में लिखिए। हमारे जितने भी पॉडकास्ट हैं वो सारे के सारे स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं। आप ड्राइविंग करते हुए, काम करते हुए उनके ऑडियो वर्जन को आप एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।